सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो आंसर होगा यहाँ पे शांतार रंगास्वामी। तो अभी शांतार रंगास्वामी का नाम याद रखना है। इनको अभी इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। और यहाँ पे इन्होंने किनका स्थान लिया? अशोक मल्होत्रा का स्थान लिया। याद रखना वे इस पद पर आने वाली पहली महिला है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। शांता रंगास्वामी की बात करें, वे चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। वे भारत की पहली महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी हैं और 1976 में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर भी वही है। शांता रंगास्वामी इनका नाम है। तो इनका नाम कई कारण से इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की बात करें, ये क्रिकेट के लिए एक यूनियन है जिसमें रिटायर प्लेयर होते हैं। इस एसोसिएशन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट की गई लोधा कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। इसका काम होता है भारत के क्रिकेटर्स के लिए वेलफेयर का काम करना और प्लेयर्स और बीसीसीआई के बीच ये पुल का एक ब्रिज का काम करता है। जैसे क्रिकेटर्स की प्लेयर्स की अगर कोई बात होती है, वो कुछ रिकमेंड करना चाहते हैं, तो उनकी बात ये बीसीसीआई तक पहुंचाता है और बीसीसीआई की बात इन तक पहुंचाता है। एक तरह से पुल का काम करता है। इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 2019 में और अभी इसकी नई अध्यक्ष बनी है शांता रंगास्वामी। अच्छा, अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है। कुछ और अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे अभी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने थे दिनेश माहेश्वरी। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक मंगीलाल जाट। राजस्व सचिव बने थे अरविंद श्रीवास्तव। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष अजय भूषण पांडे। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के CEO अजय भादु। एयरडाई के नए अध्यक्ष अजय सेठ। यूपीएससी के नए अध्यक्ष अजय कुमार। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह बने लगातार तीसरी बार। एयर इंडिया एक्सप्रेस के नए चेयरमैन निपुण अग्रवाल। विश्व बैडमिंटन महासंघ के अध्यक्ष खुनयिंग पटामा बनी थी। थाईलैंड से हैं इस पद पर आने वाली दूसरी महिला अध्यक्ष। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख आलोक जोशी। एक्सियोम स्पेस के CEO तेजपाल भाटिया। भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी थी दिव्या शर्मा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के CEO अमितेश कुमार सिन्हा और प्राक्कलन समिति एस्टिमेट कमेटी के अध्यक्ष संजय जायसवाल बनाए गए थे। ठीक है, 15 अपॉइंटमेंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में किस राज्य के बोडो जनजाति के बार्थो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है। तो पहले तो बात कर रहे हैं बोडो जनजाति, ये कहाँ की है? असम। तो अभी भारत सरकार ने असम की बोडो समुदाय द्वारा प्रचलित बार्थो धर्म को आगामी यानी कि आने वाली जनगणना में एक अलग कोड देने की घोषणा की है। कोड दिया जाएगा, तो इससे ये जो बाथो धर्म है इसको राष्ट्र पहचान मिलेगी। अब ये जनगणना में रिलीजियस कोड का क्या मतलब हो गया? तो देखो, जब जनगणना होती है ना, तो हर व्यक्ति को अपना धर्म बताना होता है कि वो हिंदू से है कि मुस्लिम है, सिख है, क्या है। जैसे अभी तक जनगणना में 6 धर्म होते थे। आपसे पूछेगा हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, जैन हो, आप जो भी इनमें से होंगे उस पर टिक लगा दिया जाएगा। यदि इनमें से आप नहीं हो, मतलब इन धर्म से बिलोंग नहीं करते हो, तो ऐसे केस में जिससे भी आप बिलोंग करते हो उसका नाम लिख दिया जाता था, मतलब उसे अलग से कोड नहीं दिया जाता था। लेकिन अब पहली बार बोडो समुदाय के द्वारा माने जाने वाला बातो धर्म को अलग से कोड दिया जाएगा। मतलब आपकी सेंसस में, आपकी जनगणना में 6 नहीं, टोटल 7 धर्म आपको देखने को मिलेंगे उस लिस्ट में। तो बात आपको समझ में आ गई। और अगली जनगणना ये भारत की 16वीं होगी और आज़ाद भारत की 8वीं जनगणना होगी। 2 चरणों में ये होगी, 2 फेजेज में। तो पहला फेज है ये 1 अक्टूबर 2026 को शुरू होगा और इसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में जनगणना की जाएगी। और अगला जो फेज है वो 1 मार्च 2027 को शुरू होगा। इसमें पूरे भारत में सेंसस किया जाएगा, जनगणना की जाएगी। और 2 पॉइंट ये भी याद रखना कि इस बार की जनगणना में पहली बार जाति आधारित गणना को जोड़ा गया है और ये पहला डिजिटल सेंसस भी है और इसमें स्वगणना की सुविधा भी होगी। तो जनगणना ये 1948 जनगणना अधिनियम के तहत आयोजित की जाती है। ये संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत एक केंद्रीय विषय है और भारत में जनगणना का आयोजन रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। जनगणना से कुछ स्टैटिक प्रश्न मैं आपको बता दूं जहां से प्रश्न बन जाते हैं। जैसे हमारी जनगणना कब शुरू हुई थी? 1872 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो। और दशक के आधार पर जनगणना ये कब शुरू होती है? 1881। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन। और 1881 से लेकर 1931 तक की जनगणना जातिगत जनगणना थी। तो अंतिम बार जातिगत जनगणना कब हुई थी? 1931 में। और उसमें बताया था कि हमारे यहाँ जातियाँ कितनी है? 4147।
फिर 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जनगणना अधूरी रही और 1947 में हम आज़ाद हो गए। और फिर 1948 में जनगणना अधिनियम आया और 1951 की जनगणना में जातिगत आंकड़े पेश नहीं किए गए। कारण बताया कि इससे जातिगत विभाजन भारत में हो सकता है। फिर 2011 में कांग्रेस सरकार ने जातीय जनगणना कराई, पर आंकड़ों में त्रुटियां थी, तो इसे बता करके उसे सार्वजनिक नहीं किया। पर अभी 30 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी है और 2026-27 में इसके आंकड़े इकट्ठे होंगे। तो मैंने आपको बताया था, इसमें पहली बार जाति आधारित गणना को जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये सब बातें भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 9वें स्थान पर भारत है। तो अभी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने बाली इंडोनेशिया में ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में दुनिया में 9वें स्थान पर है। पिछली बार जो इसकी रिपोर्ट आई थी उसमें भारत 10वें स्थान पर था, इसमें इस बार 9वें स्थान पर है, यानी कि इंप्रूवमेंट देखने को मिला है भारत में टोटल वन क्षेत्र कितना है उसके मामले में। और वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि में यानी कि एनुअल फॉरेस्ट एरिया ग्रोथ में भारत तीसरे स्थान पर है, पहले भी तीसरे स्थान पर ही था। और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हर 5 साल में ये रिपोर्ट जारी करता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न। हमारे पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने ही इसके बारे में बताया है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, तो इसके बारे में जानते हैं स्टैटिक। जैसे कि इसकी स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945, इसीलिए तो 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं हम। हेडक्वार्टर रोम इटली हो गया, डायरेक्टर जनरल है क्यू डोंग्यू। ठीक है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच JAIMEX 2025 नाम से अभ्यास का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा जापान। तो इसका मतलब क्या हो गया? JA मतलब हो गया जापान, I से इंडिया और M से हो गया मैरीटाइम एक्सरसाइज। एक तरह का नेवल एक्सरसाइज है, भारत और जापान के बीच में होता है ये। अभी 6 से लेकर 18 अक्टूबर तक ये हुआ था। कहाँ पर हुआ था? योकोसुका जो स्थान है जापान में, वहाँ पे एक बंदरगाह है, वहीं पर यह हुआ था। तो जापान याद रखना, जापान में हुआ था। और भारत की तरफ से इसमें INS सह्याद्री, हमारा जो जहाज है, उसने हिस्सा लिया था, INS सह्याद्री ने। अब मैं आपको हर बार जब भी एक्सरसाइज वाला प्रश्न आता है 2025 की सारी एक्सरसाइजेज आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी कुछ दिन पहले भी कराया था, आज नहीं कराऊंगा। आज मैं आपको जापान लेकर के चलता हूँ। ये रहा मैप में जापान, जिसकी कैपिटल टोक्यो हो गई, करेंसी है येन। प्रधानमंत्री अभी नहीं बनी थी और जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं ये, साने ताकाइची इनका नाम है। यहाँ की संसद को डाइट कहते हैं। लैंड ऑफ राइजिंग सन, सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। बाकी होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू द्वीप, ये सब आपको मिलेंगे जापान में। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देखेंगे जापान से। तो अभी रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया जापान ने। और जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी है होंडा, और अभी इसने अपने पहले रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया था। और इस तरह से अमेरिका और चीन के बाहर पहली बार किसी कंपनी ने रीयूजेबल रॉकेट का परीक्षण किया। उसके अलावा जापान ने जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह को लॉन्च किया, जिसका नाम है गॉसेट GW। जापान ने लॉन्च किया इसको, किस रॉकेट से? H2A रॉकेट से। जामाता अभ्यास भी हुआ था भारत और जापान के कोस्ट गार्ड्स के बीच में हुआ था, कहाँ पे? चेन्नई में। और 32वां फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 ये जर्मनी में हुए थे, जिसमें भारत ने 12 मेडल जीते थे, 20वें स्थान पर रहा, टॉप पे जापान था। और जापानी कंपनी TDK कॉरपोरेशन, इसने लिथियम आयन बैटरी प्लांट का उद्घाटन किया था हरियाणा के सोहना में। 20वें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 ये अभी हुए थे टोक्यो जापान में, इसमें टॉप पे अमेरिका था, भारत ने एक भी मेडल नहीं जीता। धर्मागार्जन अभ्यास अभी हमने किया था जापान के साथ, जापान में ही। एबेल पुरस्कार 2025, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, और ये दिया गया था मसाकी काशिवारा को, जापान से है। और इसरो और जापान मिलकर के कौन सा लुपेक्स सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। ये इसरो हमारी स्पेस एजेंसी है, उसी तरह से जाक्सा ये जापान की स्पेस एजेंसी है। और लुपेक्स की फुल फॉर्म होती है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये एक और पॉइंट देखो, ये प्रश्न एग्जाम में अभी आया हुआ है, कि अभी किसी एग्जाम में आया था, एग्जाम का नाम तो ध्यान नहीं रहा, लेकिन अभी लेटेस्ट है। तो प्रश्न ये था कि जापानी भाषा में हार्बर वेव्स को किसके नाम से जाना जाता है? 2-4 ऑप्शन दिए थे, सुनामी, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइडिंग, इस तरह से। तो याद रखना सुनामी आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 अक्टूबर को।
तो हर साल दुनिया में 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों को हड्डियों से जुड़ी इस गंभीर बीमारी के बारे में जागरूक करना। इस बीमारी में व्यक्ति की हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती है कि उनमें हल्की सी अगर ठोकर लग जाएगी तो वो आसानी से फ्रैक्चर हो जाएगी। और इस बार की इसकी थीम है इट्स अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अच्छा, हड्डियों की बात हो रही है। हड्डियों के अध्ययन को स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। और मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? फीमर है, जो हमारी जांग की हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, जो कान के मध्य में होती है। ये ध्वनि तरंगों को आंतरिक कान तक पहुंचाकर सुनने में मदद करती है। स्टेपीज, कान की हड्डी। बाकी दिवस वाला प्रश्न है अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। 1 अक्टूबर को 3 दिवस मनाए थे। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल कॉफी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, वर्ल्ड एनिमल डे। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस और वर्ल्ड टीचर डे। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड हैबिटेट डे, अक्टूबर के पहले सोमवार को होता है। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, नेशनल पोस्टल डे भी होता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और विश्व पक्षी प्रवासी दिवस। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे और विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे और ऑस्टियोपोरोसिस दिवस, जो आज हम पढ़ रहे हैं। और 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अक्टूबर के ये अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में चर्चा में रही उड़ान योजना कब शुरू हुई थी? तो आंसर होगा इसका 21 अक्टूबर 2016 को। उड़ान योजना में उड़ान का मतलब हो गया उड़े देश का आम नागरिक। ये कब शुरू होती है? याद रखना, 21 अक्टूबर 2016 को। और पहली उड़ान 27 अप्रैल 2017 को शिमला और दिल्ली के बीच में उड़ी थी। तो इस योजना के चलते सरकार जो है ये प्राइवेट और सार्वजनिक एयर सर्विस ऑपरेटर्स को देश में मौजूद हवाई पथों और एयरपोर्ट पर हवाई सेवा शुरू करने के लिए प्रेरित करती है। और कम खर्चे में देश के ग्रामीण लोगों को हवाई जहाज में बैठने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे कि देश का आम नागरिक भी सस्ते दामों में हवाई सफ़र का लुत्फ उठा सके। तो अभी 21 अक्टूबर 2025 को इसे 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उड़ान योजना इसका नाम है। अच्छा, इसी तरह से सरकार की कुछ और योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना पड़ी थी, 24 अप्रैल 2021 को लॉन्च होती है। और ये भी न्यूज़ में थी क्योंकि मोदी जी ने 50 लाख से अधिक संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान किए हैं इस योजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ये शुरू हुई थी 25 अक्टूबर 2021 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को, जिसमें आपको बताएं किसानों को खरीफ की फसलों के लिए 2%, रबी की फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्य व बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का 5% भुगतान करना होता है। उज्ज्वला योजना 5 जनवरी 2015 को शुरू होती है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में शुरू हुई थी। 10 साल पूरे हो गए अभी इसको। डीप ओशियन मिशन, इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जून 2021 में लॉन्च किया था चेन्नई से। और समुद्रयान इसी का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत एक पनडुब्बी है मत्स्य 6000, ये पानी के अंदर जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम, ये शुरू हुई थी अक्टूबर 2012 में, जिसका उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में निवेश और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। कुछ और योजनाएं भी हैं। भारत सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य है भारत के भीतर इन खनिजों यानी कि मिनरल्स के खोज को प्रोत्साहित करना, जिसके लिए खर्चा आएगा 34,300 करोड़ रुपए। और इस मिशन की अवधि रहेगी 7 साल। और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना मार्च 2019 में लॉन्च हुई थी। प्रधानमंत्री G1 योजना 2019 में लॉन्च हुई 2G इथेनॉल प्लांट्स को बढ़ावा देने के लिए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को लॉन्च होती है। कहाँ से? सूरतगढ़, राजस्थान से। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आशा योजना को कब तक बढ़ा दिया? 31 मार्च 2026 तक। लॉन्च किया था 2018 में। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 में ये लॉन्च होती है। और इस योजना के तहत रूफटॉप सोलर पैनल लगाने वाले घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, ऐसा कहा गया। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था। और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, ये 15 अगस्त 2025 को मोदी जी ने इसको शुरू करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जून 2020 में ये शुरू हुई थी,
लेकिन अभी इसे बढ़ा करके 31 मार्च 2030 तक कर दिया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये शुरू हुई थी 10 सितंबर 2020 को और अभी 10 सितंबर 2025 को इसे पूरे 5 साल हो चुके हैं। तो ये केंद्र सरकार की सारी योजनाएं जो न्यूज़ में रही थी मैंने आपको रिवाइज करवा दी है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया? तो आंसर होगा नेपाल में। तो अभी नेपाल में तिहार उत्सव मनाया गया। ये 5 दिनों तक चलता है, 5 दिनों का त्यौहार है जिसमें हर दिन अलग अलग कुछ न कुछ किया जाता है। जैसे कि पहले दिन को काग तिहार के रूप में मनाते हैं जिसमें काग यानी कि कौवे की पूजा की जाती है, उसे खाना खिलाते हैं ऐसे करके। दूसरे दिन कुकुर तिहार कहते हैं, इसमें कुकुर मतलब कुत्तों की पूजा की जाती है। फिर तीसरे दिन गाय की, चौथे दिन बैल की पूजा की जाती है और 5वें दिन भाई दूज के रूप में मनाते हैं, बहनें अपने भाइयों को टीका लगाती है। तो तिहार उत्सव होता है ये। तिहार उत्सव याद रखो, ये मनाया जाता है नेपाल में। बाकी नेपाल में आपको लेकर के चलता हूँ, ये रहा मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल काठमांडू हो गई है, करेंसी है नेपाली रुपया, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल और अभी इंतरिम प्रधानमंत्री बनी थी सुशीला कार्की। नेपाल भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है, आप देख सकते हो। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार और यहाँ पश्चिम बंगाल है ये, और यहाँ पे ये सिक्किम हो गया। कुछ प्रश्न देखें करंट अफेयर्स के नेपाल से। अभी 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव यहाँ मनाया गया था। तामू लोसार महोत्सव ये नए साल के रूप में मनाया जाता है। और याद रखना कौन सा समुदाय मनाता है? गुरंग समुदाय। सिक्किम में भी मनाया जाता है इसको, नेपाल के अलावा। ये प्रश्न एग्जाम में आ भी चुका है। दशाइन महोत्सव या बड़ा दशई उत्सव ये भी मनाया जाता है नेपाल में, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। पश्मीना महोत्सव, जम्मू कश्मीर की पश्मीना शिल्प को अभी जीआई टैग भी मिला था, पश्मीना शॉल भी है। और ये पश्मीना उत्सव ये नेपाल का, याद रखना। गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल और वर्ष 2040 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर का है नेपाल में। सोनम लोसार त्योहार ये तमांग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, सिक्किम में भी मनाया जाता है, ये नेपाल में भी होता है। तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2025 हुई थी काठमांडू में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसे रुबेला मुक्त घोषित किया था? नेपाल को। और रुबेला मुक्त होने वाला ये 6ठा साउथ ईस्ट एशिया देश बना था। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया नेपाल। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया साइटों पर किसने प्रतिबंध लगाया था? नेपाल ने। और फिर उसके बाद क्या दशा होती है वो सब आपके सामने है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी बोलीविया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा रोड्रिगो पाज। रोड्रिगो पाज ने 2025 में बोलीविया का चुनाव जीत लिया राष्ट्रपति पद का। इन्होंने किसको हराया? पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज क्विरोगा को हरा दिया और अब ये बोलीविया के नए राष्ट्रपति होंगे। रोड्रिगो पाज इनका नाम है। बाकी पहले मैं आपको बोलीविया लेकर के चलता हूँ, साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का ये एक देश है। फिर उसके बाद अभी लेटेस्ट 10-15 कुछ देशों में जो प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बने थे वो रिवाइज कराऊंगा। ये रहा मैप में बोलीविया। कैपिटल सुक्रे होती है, करेंसी है बोलीवियानो। अब चलो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ अभी जिन भी देशों में लेटेस्ट नए प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बने थे वो। जैसे कि देखो, अभी जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची बनी। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी। मेडागास्कर के प्रधानमंत्री फोर्टुनाट रूफिन बने और मेडागास्कर के ही राष्ट्रपति कर्नल माइकल रोंड्रियानिरेना बने। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री इंतरिम बनी थी सुशीला कार्की। नॉर्वे के फिर से प्रधानमंत्री जोनास घर स्टोयरे। फ्रांस में नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नू। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल। जमैका के नए प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस। लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री इंगा रुगिनियन। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर गार्लेंस। रोमानिया के नए राष्ट्रपति निकुसोर डैन। सूडान के प्रधानमंत्री कामेल लेदरस। साउथ कोरिया के 14वें राष्ट्रपति ली जेम्यूंग। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो। पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी और यमन देश के प्रधानमंत्री सलीम साले बिन ब्रेक। ठीक है, 18 प्रश्न हमने यहाँ पे रिवाइज करें, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में जारी मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 52। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 की हम बात कर रहे हैं। और इसको कौन जारी करता है? एक तो मर्सर जो कि एक अमेरिकी कंसल्टिंग फर्म है। ये चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट इंस्टीट्यूट और मोनाश सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज के साथ मिलकर के इसको जारी करता है। मुख्य रूप से मर्सर इसको जारी करता है, ऐसा ध्यान रख लो। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं तो इसमें भारत की हालत बहुत ख़राब है। भारत 52 रैंक पे है। टोटल देशों की बात करेंगे तो इस लिस्ट में 52 ही कंट्रीज़ है, यानी कि भारत आखिरी पोजीशन पे है। भारत ने स्कोर किया यहाँ पे 100 में से
43.8। बाकी टॉप पर कौन से देश है, टॉप 3 बताऊं तो नीदरलैंड टॉप पर है, फिर आइसलैंड है, फिर डेनमार्क है, भारत सबसे लास्ट में यानी कि 52 नंबर पर है। पेंशन इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या देखा जाता है कि पेंशन कब मिलती है, जब व्यक्ति नौकरी करने के बाद रिटायर हो जाता है, तो रिटायरमेंट में उस व्यक्ति को पेंशन से पर्याप्त पैसा मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता, लागत और सिस्टम में विश्वास के आधार पर यह रैंकिंग जारी की गई है। ठीक है, तो टॉप कंट्रीज कौन है, भारत की रैंक क्या है, दोनों मैंने आपको बता दिया कौन सी रैंकिंग है, कौन जारी करता है, सब हमने देख लिया। अब आज मैं आपको यहाँ पे रैंकिंग रिवाइज नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी रैंकिंग वाला प्रश्न, इंडेक्स वाला प्रश्न आता है, मैं आपको 2025 के सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस रिवाइज कराता हूँ। आज पेंशन से ही संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। जैसे कि देखो, अगर पूछे केंद्र सरकार ने किस वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त पेंशन की घोषणा की थी, 80 वर्ष से अधिक। नई पेंशन स्कीम का नाम यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अच्छा, अटल पेंशन स्कीम कब शुरू होती है, 9 मई 2015 को कोलकाता से ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। झारखंड सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा को घटा के 50 वर्ष कर दिया था, 60 से घटा के। पुरानी पेंशन योजना को शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य ये सिक्किम बना। 2017 में भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से एक पेंशन योजना शुरू की थी। कौन सी, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। यह योजना 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए है। सिंगल वुमेन पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना है, और ये प्रश्न भी आ चुके हैं एग्जाम में। किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए आसरा पेंशन योजना शुरू की, तेलंगाना। और नेशनल पेंशन डे भी होता है 17 दिसंबर को। और एनपीएस वात्सल्य योजना ये शुरू हुई थी 18 सितंबर 2024 को। और एनटीआर भरोसा पेंशन योजना ये आंध्र प्रदेश में शुरू होती है। उसके अलावा 1975 से 1977 में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए 20,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की थी। किसने शुरू की थी, इसका उत्तर आप लोग देंगे। और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में। और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत के द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है, तो आंसर होगा नेफिथ्रोमाइसिन। तो भारत के द्वारा स्वदेशी रूप से बनाई गई पहली एंटीबायोटिक है ये, जिसका नाम है नेफ्रिथ्रोमाइसिन। और इस एंटीबायोटिक को 2024 में कौन सी कंपनी ने बनाया था, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल ने किसके साथ मिलकर के, वॉक हार्डिक्ट, इसके साथ मिलकर के इन्होंने इसे तैयार किया। और अभी हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, अभी उन्होंने इसके बारे में चर्चा की, बात की है, तो एक बार फिर से ये न्यूज़ में है, तो याद रखना, वैसे भी इंपॉर्टेंट है। नेफ्रिथ्रोमाइसिन की बात करें तो ये भारत की पहली एंटीबायोटिक है। और इस दवा को मुख्य रूप से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, रोगाणुरोधी प्रतिरोध से लड़ने के लिए बनाया गया है। अब रोगाणुरोधी प्रतिरोध का क्या मतलब हो गया, जब हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस या अदर पैरासाइट हमला कर देता है, मतलब हमारी बॉडी में आ जाता है, उससे हम बीमार हो जाते हैं। तो उसे ख़त्म करने के लिए हम कोई ना कोई दवाई ले लेते हैं, फिर वो बैक्टीरिया, वायरस या जो भी दूसरा पैरासाइट था वो मर जाता है। ठीक है, अब फिर से वो बैक्टीरिया, वायरस हमारी बॉडी में आता है, तो फिर से हम वो सेम दवा लेते हैं, लेकिन इस बार वो बैक्टीरिया, वो वायरस या जो भी वो पैरासाइट है, वो उस दवा के खिलाफ अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो दवा इस बार काम नहीं कर रही है, तो इस तरह से हुआ क्या, रोगाणुरोधी प्रतिरोध विकसित। तो फिर उस केस में हमें उस दवा के हाई डोजेज लेने पड़ेंगे, वरना आराम नहीं आता है। तो इस तरह के रोगाणुरोधी प्रतिरोध विकसित करने वाले सूक्ष्म जीवों को कभी कभी सुपर बग्स के नाम से भी जाना जाता है। तो अब या तो उस दवा का हैवी डोज हमें देना पड़ेगा, जो कि एक सही बात बिल्कुल नहीं है। तो अभी इसी के लिए हमने ये स्वदेशी एंटीबायोटिक को डेवलप किया है और इसे मिकनाफ ब्रांड नेम से बेचा जा रहा है। ज़्यादा डीप में और नहीं जाएंगे, इतनी बातें आप ध्यान में रख लो, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बाकी ये थे आज के हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना। बाकी जल्दी मिलेंगे कल की क्लास में। और हाँ, अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, सुल्तान ऑफ जौहर कप 2025 में भारत कौन सा पदक जीता, भारत ने दूसरे स्थान पर रहा, सिल्वर जीता। फिर पूछा, पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया 21 अक्टूबर को। फीफा अंडर 20 विश्व कप खिताब किसने जीत लिया, तो आंसर होगा मोरक्को।
और हुंडई इंडिया के पहले भारतीय एमडी सीईओ बने तरुण गर्ग। आईएफए शील्ड 2025 का खिताब किसने जीता? मोहन बागान सुपर जायंट ने। पहली बार स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट को जारी किया यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। और अभी 17 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 9वां। किसने यूएस ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेस का खिताब जीत लिया? मैक्स वर्स्टपन ने, रेडबुल के ड्राइवर हैं। और द्वितीय सामाजिक विकास विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? दोहा में। और आखिरी प्रश्न पूछा था किस राज्य ने बांस रोपण परियोजना शुरू की? तो आंसर होगा तेलंगाना। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किसने आयोजित किया? तो आंसर होगा पलाऊ। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।